नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के तीसरे कार्यकाल की। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की आज चर्चा है। शपथ वो लेंगे, लेकिन आज ही के दिन नेहरू को याद करना बहुत ज़रूरी है कि पंडित नेहरू जिनका रिकॉर्ड क्या नरेंद्र मोदी तोड़ने जा रहे हैं, ये सवाल अब उठ रहा है। और इस सवाल के बीच ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि पंडित नेहरू का तीसरा कार्यकाल कैसा था। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन सबसे बड़े लोकतंत्र में तीसरी बार सबसे अधिक सीटें जीतना और ये भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस से 27 मई 1964 तक सत्ता में रहे और इसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। पीएम मोदी के विपरीत नेहरू को मजबूत विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उस समय एकमात्र राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 चुनाव बहुमत से जीते। हालांकि 1962 के लोकसभा चुनाव में एक और शानदार जीत के बावजूद नेहरू को कांग्रेस के भीतर और बाहर, विशेषकर क्षेत्रीय दलों से उनके अधिकार पर सवाल उठाते हुए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1951-52 के आम चुनाव स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव थे, जो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक हुए थे। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस विजयी हुई। उसने लोकसभा की 489 सीटों में से 364 सीटें हासिल की थी और ये कुल सीटों का लगभग 75% था। 1957 के चुनावों में भारतीय राजनीति में नेहरू के प्रभुत्व को और मजबूत किया। कांग्रेस ने लोकसभा की 494 सीटों में से 371 सीटें जीती। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि राज्यों में भी कांग्रेस का शासन 1957 तक निर्विवाद रहा। इसके बाद 1957 में पार्टी को केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की बड़ी जीत के कई कारण थे। सबसे पहले कांग्रेस एकमात्र अखिल भारतीय पार्टी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पार्टी की भागीदारी और महात्मा गांधी और नेहरू जैसे राष्ट्रीय नायकों के साथ जुड़ाव ने पार्टी की लोकप्रियता में योगदान दिया। इसके बाद नेहरू के करिश्मे और नेतृत्व कौशल ने पार्टी की एकता और अपील को बनाए रखने में मदद की। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता था जिनके दिल में देश के सर्वोत्तम हित थे और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिस पर आज़ादी के शुरुआती वर्षों में भारत का नेतृत्व करने के लिए भरोसा किया जा सकता था। विपक्ष बिखरा हुआ था और उसके पास कांग्रेस को गंभीर चुनौती देने के लिए संगठनात्मक ताकत और नेतृत्व का अभाव था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ जैसी पार्टियां भी अपनी शुरुआती अवस्था में थीं और कांग्रेस के प्रभुत्व को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकी। जहां पूरे देश में लोगों ने सर्वसम्मति से नेहरू के नेतृत्व को स्वीकार किया, वहीं कांग्रेस के राज्य और स्थानीय नेतृत्व पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। राज्य स्तर पर पार्टी नेतृत्व क्षेत्र में प्रमुख जातियों और वर्गों जैसे महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल, आंध्र प्रदेश में रेड्डी के साथ एकजुट था। अपने लेख क्षेत्रीय दल और भारत में राजनीति के उभरते पैटर्न में लेखिका और राजनीतिक विज्ञान की प्रोफेसर सुधा पाई एक जगह लिखती हैं कि नेहरू युग के दौरान कांग्रेस का प्रमुख चुनावी आधार हिंदी पट्टी था। 1957 में कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय औसत की तुलना में हिंदी भाषी क्षेत्र में 90% अधिक सीटें और 2% अधिक वोट शेयर हासिल किए। हालांकि 1957 वो वर्ष था जब कांग्रेस की गति रुक गई थी। कांग्रेस केरल में राज्य चुनाव हार गई और सीपीआई ने 126 विधानसभा सीटों में से 60 सीटें जीत ली।
पार्टी के भीतर गुटबाजी से पार्टी की हार हुई। पट्टम थानु पिल्लई, टीएम वर्गीस और आर शंकर जैसे प्रमुख कांग्रेस नेता अक्सर एक दूसरे के साथ मतभेद रखते थे। ये प्रतिद्वंदिता व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और वैचारिक मतभेदों से प्रेरित थी, जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। सीपीआई के अलावा एक और राजनीतिक ताकत दक्षिण में सत्ता की सीढ़ियां चढ़ रही थी और उसका नाम डीएमके था। सीएन अन्नादुराई द्वारा स्थापित डीएमके तमिलनाडु में पकड़ बना रही थी। हालांकि पार्टी का गठन 1949 में हुआ था, लेकिन 1957 में उसने राजनीति में प्रवेश किया और कथित हिंदी थोपने जैसे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। डीएमके ने द्रविड़ विचारधारा को बढ़ावा दिया और एक कट्टरपंथी अलगाववादी अभियान चलाया, जिसमें तमिलों के लिए द्रविड़ नामक एक अलग देश की वकालत की गई। उन्होंने उत्तर भारतीयों के प्रभुत्व और ब्राह्मण संस्कृति का विरोध किया, जिसे उन्होंने कांग्रेस से जोड़ा। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय एकता सम्मेलन आयोजित किया। बाद में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने पर चर्चा हुई और इससे डीएमके के प्रचार को बढ़ावा मिला। उन्होंने सरकार पर द्रविड़ समाज पर संस्कृत निष्ठ भाषा थोपने की योजना बनाने का आरोप लगाया। ये कांग्रेस के खिलाफ पार्टी के विरोध का केंद्र बिंदु बन गया और परिणाम 1962 के आम चुनावों में दिखाई दिए, जब डीएमके ने 7 लोकसभा सीटें जीती। अपने ऊंचे कद के बावजूद नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के भीतर बढ़ती आलोचना देखी। ये 1959 में नागपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में साफ हो गया कि जब चौधरी चरण सिंह ने सहकारी खेती प्रस्ताव की आलोचना की। सहकारी खेती संकल्प कृषि विकास के लिए नेहरू के दृष्टिकोण का हिस्सा था, लेकिन इसे विभिन्न इलाकों में विरोध का सामना करना पड़ा। नागपुर अधिवेशन में चरण सिंह की आलोचना ने कई किसानों और क्षेत्रीय नेताओं की चिंता को संबोधित किया, जिन्होंने महसूस किया कि इस प्रस्ताव से व्यक्तिगत भूमि चली जाएगी और राज्य के हाथों में सत्ता केंद्रित हो जाएगी। ये विरोध चरण सिंह तक सीमित नहीं था। एक अन्य क्षेत्रीय नेता सी राजगोपालाचारी, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था, जो आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे, नेहरू की आर्थिक नीतियों और समाजवाद के बढ़ते प्रभाव के आलोचक थे। उन्होंने 1959 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र पार्टी का गठन किया, जो फ्री मार्केट नीति का समर्थन करती थी। क्षेत्रीय दलों की बढ़ती आलोचना और प्रभाव के बावजूद ब्रांड नेहरू पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू ने 494 लोकसभा सीटों में से 361 सीटें जीतकर अपना तीसरा कार्यकाल जीता था। सीपीआई 29 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही और राजा जी की स्वतंत्र पार्टी ने 18 सीटें जीती। हालांकि नेहरू बढ़ते असंतोष से अवगत थे। 19 मार्च 1962 को लोकसभा में अपने भाषण में उन्होंने चुनाव अभियान के दौरान अलगाववादी आवाज़ों पर बात की और विशेष रूप से डीएमके का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सबसे बुनियादी बात और सभी प्रवृत्तियां जो इस चुनाव में स्पष्ट रूप से सामने आईं, जैसे जातिगत प्रवृत्ति, सांप्रदायिक बातें और अन्य जो हानिकारक हैं और जो देश को विघटित करती हैं। माननीय सदस्यों को पता है कि दक्षिण में एक पार्टी डीएमके उभरी है और हाँ, वो भारत से अलग होने के बारे में ढीली और बेतहाशा बात करती है। नेहरू ने विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार सहित कांग्रेस पर आरोप लगाए, आरोपों पर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मैं ये कहने का दिखावा नहीं करता कि कांग्रेस के उम्मीदवार पुण्यात्मा देवदूत हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी धारणा है कि इन चुनावों में कांग्रेस के विरोधियों ने जो किया उससे मैं हद से ज़्यादा स्तब्ध हूँ। मैं उन पर आश्चर्यचकित था। मैं किसी पार्टी या किसी का नाम लेना नहीं चाहता। अपने तीसरे कार्यकाल में नेहरू की सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 1962 में चीन के साथ युद्ध ने नेहरू की विदेश नीति के पंचशील सिद्धांत को एक महत्वपूर्ण झटका दिया और कांग्रेस पार्टी को 1962 के लोकसभा चुनाव और जुलाई 1963 के बीच हुए कई उपचुनावों में हार का सामना करना पड़ा। इन असफलताओं ने आचार्य जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जैसे विपक्षी नेताओं को
ज़मीन हासिल करने का मौका दिया, जिससे अंततः अगस्त 1963 में नेहरू की सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया। नेहरू प्रस्ताव को हराने में कामयाब रहे, लेकिन ये पहला मौका था जब विपक्ष ने कद्दावर कांग्रेस की ताकत को, पंडित नेहरू को चुनौती दी थी। ये पॉडकास्ट आज प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल पर पंडित नेहरू के तीसरे कार्यकाल का एक छोटा सा मूल्यांकन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।